अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, मीडिया हो, तज्ज़ियाकार हो, अखबारात हों, हर किसी का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त अगर सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए कोई है तो वो किसी अपोजिशन से नहीं है, बल्कि वो महंगाई का है, मईशत का है। और अगर मईशत को हुकूमत संभाल पाएगी तो उसके बहुत सुकून और आराम से दिन गुजर जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो फिर उसके लिए सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। यही वजह है कि कोई भी मामला हो उसमें महंगाई के हवाले से जिक्र आ ही जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब जबकि आवाम से अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट कर ली है और बाकायदा वो डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, आवाम से हम कलाम हो रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें सबसे ज़्यादा जो सवालात होते हैं वो मईशत और महंगाई से जुड़े ही आते हैं सामने, जिनका वो जवाब देते हैं। बहरहाल अब तो लोगों ने भी ये उनसे पूछ लिया बराह रास्त कि अब थोड़ी सी इजाज़त दे दें कि हम घबरा ही लें अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते सारी सूरत हाल। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर सकती है या नहीं, और जो नई अब एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा रही है आखिर वो कौन से ऐसे फार्मूले लेकर आएगी जो अब तक ना सामने आ सके थे, और क्या वाकई उस काउंसिल के ज़रिए मईशत का जो घोड़ा बेलगाम दौड़ आया है उसको किसी तरह काबू किया जा सकेगा या नहीं। बहुत सारे दीगर सवालात जो इसी मामले से जुड़े हैं, इस पर गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में होगी। आज तौर पर हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को, माहिर मईशत हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं पहले ज़रा इमरान साहब से और हिलाली साहब से ज़रूर थोड़ी बात करना चाह रही हूँ, ख़ास तौर पर इस हवाले से इमरान साहब कि ये बड़ा दिलचस्प है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब डायरेक्टली आवाम से हम कलाम हो रहे हैं। क्यों ज़रूरत इसकी पेश आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो डायरेक्टली आवाम के साथ कोई उनके साथ राब्ता बना लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये काम तो अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म की इस पे तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन है, आप इसको कह सकती हैं, सिर्फ वो ऑप्टिक्स है। अच्छा। इसका फ़ायदा कोई नहीं। वही घिसी पिटी बातें, सबको पता था कि खान साहब आज क्या फरमाएंगे। उन्होंने तकरीबन सारी बातें वही की हैं जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने घबराने की इजाज़त नहीं दी। अगरचे खातून ने मांग ली लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। वो अपनी बात के बड़े पक्के हैं, धुन के पक्के हैं, कायम। वो कहते हैं ना, खोचा ज़ुबान एक रहनी चाहिए, तो आज उन्होंने अपनी ज़ुबान आज भी उन्होंने उसी तरह से रखी, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कर लेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या, मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म साहब के सवालों से ज़्यादा हम आज वज़ीर आज़म के जवाबात से ज़्यादा हम आज के सवालात थे। वज़ीर आज़म को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये सवालात जो आज अवाम की तरफ से उठाए गए हैं, ये सवालात उठाने की नौबत क्यों पेश आई, क्यों इस तरह ये मामला जो हैं अभी तक हल नहीं हो सके। और 3 साल तकरीबन होने को हैं, 3 सालों में भी वही सवाल आते हैं अवाम के जो 3 साल पहले थे, लिहाजा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। ये ज्यादा परेशानी की बात। और वज़ीर आज़म के जवाबात भी वही थे जो 3 साल पहले थे कि हम ये कर देंगे और हम ये करेंगे और ये कर रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के इस आइडिया के बारे में भी, जो भी आप कमेंट करना चाहें कि वो खुद बात कर रहे हैं, कॉल्स ले रहे हैं, और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि वाकई कोई इकोनॉमिक प्लान है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास? देखिए, पहली बात यह है कि बड़ा अच्छा आइडिया है कि वो डायरेक्टली फ़ोन कॉल अपने इससे पब्लिक से, आवाम से ले रहे हैं, और एवरी फ़ोन कॉल का कुछ मुख्तलिफ जवाब देना पड़ता है उनको, और वो देते हैं, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 27 मैन का बोर्ड बनाया है, इस पे मैं नहीं समझता हूँ इतना अच्छा आइडिया है। क्यों? आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, वो हमारे तरह नॉन एक्सपर्ट हैं। अब ये 27 लोग खड़े होके सुन के उनको क्या मशवरा देंगे? क्या कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस इनको देंगे? जाहिर है हर आदमी का एडवाइस मुख्तलिफ होता है, या अगर हर नहीं होता है तो 27 में से 5-7 ट्रेंड्स ऑफ थॉट हैं। अब वो कहेंगे नहीं दिस इज बेटर, वो कहेंगे नहीं ये बेहतर है। उसको क्या पता है इस बेचारे प्राइम मिनिस्टर को कि इकोनॉमी में कौन सा बेहतर है? नंबर 1। दूसरी बात यह है, बेहतर होता कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट है, उसको अगर नहीं है तो ही नोज अ लॉट अबाउट इकोनॉमी, उसको इसको हेड करें। 3 दिन का इनकी एक मीटिंग हो और 3 दिन के बाद एक फैसला निकालें कि हमारे ख्याल में दिस इज द अग्रीड प्लान जो हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, या ये एक प्लान ये है, एक और प्लान जो है वो है।
अब आप सोच, अब आप आए हमारे सामने, दो दो लोगों को एक एक वर्जन के लिए उनको बात करने दें एंड देन डिसाइड क्या व्हाट इज बेटर फॉर यू। ये तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। सुनिए मेरी बात, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये एक साइंस नहीं है। ये दो यू डेफिनेटली डोंट गेट फोर, बहुत सारे वर्जन्स हैं, नंबर वन। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ये अकाउंटेंट और ब्यूरोक्रेट्स और कस्टम्स ऑफिशियल से भरा हुआ है भाई, ये तो बेकार लोग हैं। हमें एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी चाहिए, तगड़ी बॉडी, टॉप इकोनॉमिस्ट, पावरफुल, ऑटोनमस, जो अयूब के वक्त के तरह, जो वाकई कोई प्लान्स एडवांस करें और जिनमें वेट और सब्सटेंस होता है। ये नहीं है यूजलेस बंदों को आपने रखा है और आप समझते हैं कि पूरी इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है? ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से, हम डॉक्टर साहब से तफसीलन जानते हैं। सिर्फ हिलाली साहब की बात पे एक फिक्र में बता दूं, हिलाली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके, हमाद अजहर साहब, वाइस चेयरमैन है, मैं बड़ा उनका मोतकिद हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बैरिस्टर हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक लॉ ग्रेजुएट जो बैरिस्टर हैं उनको आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। इस पे तफसीलन बात करेंगे डॉक्टर साहब के बाद। और एक और भी चीज़ है कि हम वैसे भी माजी में देखते रहे कि सिर्फ पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इकोनॉमिस्ट ही हुआ हो वज़ीर ख़ज़ाना। इस पे मैं बड़ी तफसीलन बात करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि फैन हूं, डॉक्टर साहब से पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो मैं उनसे सुनना चाहता हूं। आपसे सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो नया बोर्ड बनाया जा रहा है, आपके ख्याल से ये कैसा आइडिया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि पहले भी हम टास्क फोर्स, कमेटियाँ स्पेशल, और अब ये एडवाइजरी काउंसिल, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में जो बात की है कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो इस वक्त मईशत का है, और ये मईशत के सेक्टर में जो पैगाम जाता है आम आदमी को, ख़ास तौर पे सरमायादारों को, वो ये जाता है कि 32 महीने पीटीआई की हुकूमत के गुजर गए, तकरीबन 50% टाइम से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, 60 महीने के लिए इनका मैंडेट है, और अभी तक हुकूमत जो है वो माशी टीम नहीं बना सकी। देखिए, रियासती कारोबार जब आपने चलाना है तो उसका वो कहलाता है एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि आप पहले एक टीम बनाते हैं, फिर वो टीम बैठ के मनसूबाबंदी करती है, फिर उस मनसूबे के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर नताइज सामने निकलते हैं। तो अभी 32 महीने गुजरने के बाद, 50% टाइम गुजरने के बाद पीटीआई की हुकूमत अब टीम बना रही है, यानी कि आप अंदाजा कीजिए अभी टीम बनेगी, फिर वो टीम बैठेगी, फिर वो मनसूबाबंदी करेगी, फिर उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद होगा और फिर कई नताइज सामने आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले भी तो टीम बनाई थी ना इन्होंने, टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें आप भी थे शुरू में शामिल, तो वो क्यों नहीं आगे, वो कहाँ गई, वो खत्म कब हो गई, उन्होंने किया क्या था, कुछ पता ही नहीं चला। अब ये नया एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है। वो 4 दर्जन टास्क फोर्सेस बनाई गई थी, और अगर पहला साल आप देखें तो टेलीविजन भी उन 4 दर्जन टास्क फोर्सेस से भरा रहता था। अब कोई पता नहीं, आपने बात की कि कोई पता नहीं कि वो टास्क फोर्सेस कहाँ गई और क्या हुआ। तो मेरा एम्फेसिस ये था कि ये टाइम खत्म हो चुका हुआ है, अभी तक आप फेज 1 में अटके हुए हैं कि टीम की तश्कील दी जा रही है या रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड, मेरा जाती कुछ तजुर्बा उससे रहा है, और वो जाती तजुर्बा कुछ ऐसा हुआ था कि 2013 में सुबह उठ के मैंने जब अखबार खोला है तो उसमें मेरा नाम दिया हुआ था कि मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बन चुका हूँ। मैंने अप्लाई भी नहीं किया था और मुझसे मशवरा भी नहीं किया गया। साथ साथ में सुबह अखबार में मुझे खुद से पता चला कि मैं उस काउंसिल का मेंबर बन गया। अब मैंने कुछ 2 से 2.5 साल गुजारे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का तकरीबन कोई काम नहीं होता। ये कोई कानूनी तौर पे इसके पास किसी किस्म की कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। मतलब हमारे साथ ये हुआ था कि इसहाक डार साहब आया करते थे, 2 या 3 महीने में एक मीटिंग होती थी, इसहाक डार साहब अपना 1 घंटे की हमें तकरीर सुनाया करते थे, फिर वकार मसूद साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनके बहुत ही खूबसूरत किस्म के जुमलात सुनने को मिलते थे, फिर हमें अच्छा सा लंच खिलाया जाता था और फिर हम घर चले जाते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इकॉनमी, ये तो हम सब मुत्तफिक है ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है,
असल हमारा मसला ये है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस मसले का हल है क्या? देखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से कोई उम्मीद लगा रखना कि हमारी मईशत की सिमत बदल जाएगी, ये फिर और आपको नाउमीदी ज्यादा ज्यादा देगा। आप इसकी तश्कील देखें ना, इसके अंदर टेक्सटाइल मिल मालकान हैं, उनके कितने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, वो आपको क्या मशवरा देंगे, वो क्या वैल्यू एडिट कर सकते हैं। इसमें सीमेंट मिल मालकान बैठे हुए हैं, फिर वही जैसे नदीम बाबर को निकाला गया कि उसका बहुत बेतहाशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अब ये एक नई कमेटी सामने आ गई है। आइन के तहत इनको, जैसे मैंने कहा, किसी किस्म की कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी इनके पास है नहीं। अच्छा, अब आपका जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि मईशत में हमने करना क्या है। इमरान साहब, अगर मैं आपको कहूं कि आप जो मंशूर है पीटीआई का, जो 2018 में इन्होंने दिया था, वो टोटल बटा टोटल 61 सफ़हात पे मुश्तमिल है और एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है कि उसमें मईशत की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उस मंशूर के अंदर लिखी गई हैं। इनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और सिर्फ बताई नहीं गई, उनके सॉल्यूशंस भी सामने रखे गए हैं, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो अगर बोल लें और उन प्रॉब्लम्स को जो जिन प्रॉब्लम्स का इन्होंने जिक्र किया उसके अंदर, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसानात हैं कोई 1800 अरब सालाना, जिसमें बिजली के सेक्टर के नुकसानात हैं कोई हजार अरब सालाना, जिसमें कर्जा जात हैं जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मेन प्रॉब्लम्स उस मंशूर में हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो ये कह देना कि इस हुकूमत को पता नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मुझे आज आपका कॉलम याद आ गया, जो आपने कॉलम लिखा है उसमें तो आपने इसका हल बता दिया। वो मंशूर को क्या देखें, आप तो कहते हैं इनकी कैपेसिटी नहीं है टीम बिल्डिंग की, तो जब टीम बिल्डिंग की ही कैपेसिटी नहीं है तो ये कैसे हल होगा? देखिए, अब मामला ये आ गया कि ख्वाहिशात शुमार हैं, सलाहियत पैदा नहीं की जा रही। और मेरा कहना यह है कि जो टाइम स्केल होता है, जिसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, कि आपका मंशूर ये कहता है कि हमने पब्लिक को कुछ डिलीवर करना है, उस डिलीवरी के पीछे एक टीम होती है और वो टीम फिर, जैसे मैंने कहा, और टीम के बारे में तो वो खुद ही कह देते हैं कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रही हैं, मैं उनका पॉइंट लूंगी। जी हिलाली साहब। डॉक्टर साहब, मैं यूर एन इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दो तरीके हैं हमारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए। एक तरीका जो है, सुना है एज एन इकोनॉमिस्ट, जो मैं, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, माने जो मैं पढ़ता हूं वो है कि टाइट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी रखें, लोअर स्पेंडिंग, बचत ज़्यादा, लोअर इनकम, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ये एक पेनफुल प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग लो ग्रोथ, मगर इससे इस तरीके से डिसिप्लिन से निकल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि एक मैसिव डिवैल्यूएशन करें, प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, कैपिटल आएगा, जिससे आपको वक्त मिलेगा इन मोर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ आप अपने लोन्स रीनिगोशिएट करें, लोअर इंटरेस्ट पे करें, IMF के पास जाएं, उनको कहें कि ये वायरस का वेव आया है, कम करो तुम्हारे टर्म्स, माने लेस स्ट्रिक्ट करें। आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज द वे आउट? गाली साहब, आपने तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो सामने रख दी हैं। देखिए, IMF के पास हम 23 मरतबा जा चुके हैं, 23rd पैकेज है इस वक्त हमारा, और उसका नतीजा 0/0 है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, IMF की पिछली 75 साल की तारीख खोल के देख लें, वहाँ उन्होंने किसी भी मुल्क की मईशत को जो है वो बड़ा पावरफुल या सीधी सिमत पे नहीं लगाया, पे खड़ा नहीं कर दिया। सही नहीं है, ये काम हमारी अपनी क़यादत का है, हमारी माशी क़यादत का है, हमारी सियासी क़यादत का है कि उसने मुल्क को सीधा किस तरह चलाना है। अच्छा, नुस्खा बड़ा सिंपल है, कोई इसमें किसी किस्म की रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं। आपने मईशत के पहिए को तेज से तेज तरीन करना है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उससे हल हो जाएंगे। जितना मईशत का पहिया तेज चलेगा उतने ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे, जितने ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे उतनी तेजी से हुकूमत की तिजोरी भरेगी। हम हर काम उल्टा कर रहे हैं, हमने मईशत के पहिए की स्पीड बहुत ही सुस्त कर दी है, जिसके नतीजे में आपके टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे। हम अंदाजा ये लगाए बैठे हैं कि हमारे टैक्स बड़े बढ़ जाएंगे,
भाई अगर मईशत का पहिया ही नहीं चल रहा, आपने इतनी सारी, अच्छा डॉक्टर साहब आपने तेज तरीन, वेरी गुड डॉक्टर साहब आपने तेज तरीन की जो बात की, तो एक नए तरीन साहब, मैं उसी तरफ आ रही थी और मैं आपका कमेंट लिस्ट पे लेना चाह रही थी वैसे। शौकत तरीन साहब उनको शामिल कर रहे हैं, तो शौकत तरीन साहब ने अभी एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले, और उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया हुकूमत को। उन्होंने तो कहा IMF के पास जाना गलत था, उन्होंने तो कहा कि जो इन्होंने डॉलर डिवैल्यू किया पाकिस्तानी रुपया वो गलत था, तो उन्होंने तो सारा चार्जशीट किया, तो अब उनको भी शामिल किया है। तो अब वो किस तरह से, शौकत तरीन साहब क्या वाकई इसमें तेज तरीन प्रोसेस कर लेंगे? देखिए तारीख, हकायक, पिछले 2.5 साल के हकायक आप सामने रख लें कि पहले हमें बताया गया था कि असद उमर साहब जो हैं वो बहुत बड़े मईशत के गुरु हैं और वो पूरी तरह तैयार हैं। वो आए, उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम PMLN के ऊपर डाल दिया कि जितने भी माशी मसाइल हैं वो PMLN की वजह से हुए, उनके ऊपर ब्लेम चला गया। 8 महीने शायद असद उमर साहब रहे हैं। 8 महीने के बाद हमारे पास हफीज शेख साहब आए। हफीज शेख साहब ने सारा का सारा ब्लेम जो है वो असद उमर के ऊपर डाल दिया। फिर कोई 23 महीने हफीज शेख साहब रहे हैं। अब शौकत तरीन साहब ने सारा का सारा ब्लेम जो है वो हफीज शेख साहब के ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे तो अब हम वेट करेंगे आगे कौन आएगा जो शौकत तरीन पे ब्लेम डाले। लेकिन इमरान साहब मैं वैसे इस पे आपका भी कमेंट जरूर लेना चाह रही हूँ। एक सेकंड इलाही साहब मुझे मौका दीजिएगा। आपका व्यू क्या है कि शौकत तरीन तो पहले भी रह चुके हैं ना, जाहिर है मिनिस्ट्री उन्होंने देखी हुई है खजाना की, तो उस वक्त वो क्या ऐसा कर लिया था उन्होंने जो वो अब कर लेंगे? उस वक्त वही बंदा है, वही आइडियाज उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ। उस वक्त उन्होंने ये कर दिया था कि मैंने जो आज कॉलम मेरा छपा है उसमें शौकत तरीन साहब पे मैंने ये लिखा है, उसमें उन्होंने ये कर दिया था कि उस वक्त जब वो वजीर खजाना बने थे तो मुल्क में पेट्रोल की जो कीमतें थी 57 रुपये कुछ 66 पैसे लीटर था, और उस पर 35 रुपये कुछ पैसे जो था ना वो टैक्स की मद में देना पड़ते थे। GDP ग्रोथ उस वक्त 32 साल की सबसे कम थी जिस वक्त वो बने थे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जितने बुरे हालात, स्टील मिल उनके उस दौर में खसारे में जाना शुरू हुई। पाकिस्तान रेलवे और वापडा से सुने ना जी सर, पाकिस्तान वापडा और रेलवे का खसारा बढ़ना शुरू हुआ। यानी तरीन साहब की परफॉर्मेंस जो माजी की थी, या तो वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती कि हम समझते कि वाकई तरीन साहब के पास कोई अलादीन का चिराग है। डॉक्टर साहब आप बताएं कोई है ऐसा चिराग उनके पास? और उसमें ये भी शामिल कर लीजिए डॉक्टर साहब, फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, कि महंगाई कंट्रोल करने का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है ऑन एयर, तो आपको लगता है कि ये वादा वफा हो जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप मंशूर दोबारा से PTI का मंशूर, क्योंकि मुझे मेरा बड़ा पसंदीदा डॉक्यूमेंट है, वो जितने मंशूर मैंने पढ़े हैं वो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मंशूर है सारी पार्टीज में। उसमें इस्लाहात का लफ्ज, रिफॉर्म्स का लफ्ज जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद दफा इस्तेमाल किया गया है। हमें प्रैक्टिकली भी यही करना होगा। देखिए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, हमारा सीमेंट सेक्टर को ले लें, वो किसी भी दुनिया के प्राइवेट सेक्टर से compete कर सकता है। वो बड़ा कंपेटिटिव सेक्टर है। उनको अगर हमने इनपुट कॉस्ट जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका मतलब ये है कि जो इंडिया में बिजली की कीमत है, जो बांग्लादेश में बिजली की कीमत है, अगर इनपुट कॉस्ट हम अपने प्राइवेट सेक्टर को वही दे दें जो बाकी इस खित्ते में इंडस्ट्री को दी जा रही है, तो मेरा यकीन है कि वो दुनिया में किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला कर सकता है, compete कर सकता है। हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक सेक्टर का है, और ये मंशूर ने भी रिकग्नाइज किया है। हमारा सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स ले आए, अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का आप अंदाजा कीजिए कि 1800 अरब रुपए का सालाना खसारा, हम ये नहीं कहते कि वो प्रॉफिट में डाल दें, अगर सिर्फ वो खसारा खत्म कर दें आप, तो उससे भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब खास तौर पे महंगाई पर मैं जरूर पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि महंगाई की एक बड़ी वजह मिडल मैन भी है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है, और फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि ये एक बेसिक कंसर्न है मईशत में सबसे बड़ा लोगों के लिए कि महंगाई कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। देखिए समीना, आपने 2 बातें की हैं इसमें, और दोनों बातें बड़ी पते की। सवाल ये बनता है कि महंगाई क्यों हो रही है, जो आपने पूछा, और दूसरा सवाल ये बनता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, और फिर इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या ये हुकूमत उसको कंट्रोल कर पाएगी। अब आप सोचिए कि महंगाई हमारे मुल्क में क्यों हो रही है। मैं आपको 4 या 5 बुनियादी वजूहात उसकी बताता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप बिजली का रेट बढ़ाते हैं
तो वो बिजली इस्तेमाल जो भी इंडस्ट्री करती है उसका जो भी कॉस्ट फाइनल बढ़ प्रोडक्ट जाती है। निकलेगा। बिल्कुल सही। अब मैंने अपना 2.5 साल पुराना बिल निकाल के देखा है। 2.5 साल पहले मुझे बिजली की कीमत पड़ रही थी 11 रुपए का 1 यूनिट, सारे टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो मैंने पिछले हफ्ते अपना बिजली का बिल दिया है वो 28 रुपए यूनिट दिया है। आप अंदाजा कीजिए 11 रुपए से 28 रुपए यूनिट। ये मेरे घर का बिल है। इंडस्ट्रियल रेट जो है वो भी इसी तरह बढ़ा है, गैस का रेट बढ़ा है, बिजली का रेट बढ़ा है, हुकूमत ने टैक्सेस का बोझ जो है वो बढ़ा दिया है। अच्छा, फिर कुछ हुकूमत की नाअहली आती है अदाद शुमार के हवाले से, यानी कि आपने चीनी आपके पास थी नहीं, आपने एक्सपोर्ट कर दी, उसके ऊपर एक्सपोर्टर मिसमैनेजमेंट, गलत प्लानिंग। उसके बाद फिर आपने महंगी चीनी, वही जो सस्ती चीनी पहले एक्सपोर्ट की थी, फिर महंगी चीनी आपने इंपोर्ट कर ली। तो ये तो हुकूमत की अपनी गलती है। इसी तरह गंदम के सेक्टर में यही उन्होंने किया, स्मगलिंग भी हो जाती है, जखीरा अंदोज़ी भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी कर दी जाती है और अपने मुल्क में वो है नहीं। हमने पब्लिक सेक्टर को अगर दुरुस्त कर दिया, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि पीआईए, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील, उसको दुरुस्त कर दें, आप 1800 अरब वहां से बचा सकते हैं। आप उसका मुकाबला कीजिए कि 1200 अरब रुपए का हमारा सालाना डिफेंस का बिल है, दिफा का बिल। तो 18 हमारा दिफा का बिल तो मुफ्त में निकल आता है अगर हम अपने पब्लिक सेक्टर को ठीक कर दें। इसी तरह कोई $2.5 अरब की गैस, समीना अंदाजा करें, $2.5 अरब की गैस चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर, और हमने पिछले साल $2.5 अरब दे दिया है कतर को उनसे गैस लेने के लिए। यानी कि अगर अपने मुल्क के अंदर आप चोरी खत्म कर लें तो आपको कतर को $2.5 अरब तो देना ही नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साहब ब्रेक की तरफ जाना है अब हमें। ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब से कर लें, या डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ ब्रेक के बाद या नहीं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। मईशत चूंकि इतना बड़ा टॉपिक है तो इस पर हम मजीद भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान के जो इकॉनमी के मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर से बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप महंगाई की वजूहात बता रहे थे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक, जैसे मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि फिर इसको हल कैसे किया जाए, और आप समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इसको हल कर सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो आज भी यकीन दहानियाँ करवा रहे थे। देखिए, हल मुश्किल नहीं है। वो वर्ल्ड बैंक वाले अमूमन कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, जिसका मतलब है कि फल जो है हमारे मुल्क में वो बड़ा लटक रहा है, आपने बस थोड़ा सा हाथ बढ़ा के वो फल उतारना है दरख्त से, और आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आप सोचिए कि हमने प्राइवेट सेक्टर को, मैंने जैसे कहा कि आप उनको बिजली, गैस बाकी दुनिया के मुकाबले में दे दें, वो अपना ख्याल खुद कर लेगा, वो पूरी दुनिया से खुद मुकाबला कर लेगा। तो हुकूमत ने काम करने हैं, वो कोई इतने कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत के इदारे हैं, अब आप सोचिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके 4000 अरब का टैक्स जमा करते हैं हुकूमत की तिजोरी में, और हुकूमत क्या करती है उस 4000 अरब से 1800 अरब डबो देती है पीआईए, पाकिस्तान स्टील और अपने इदारों के अंदर, 1000 अरब डबो देती है बिजली के सेक्टर के अंदर। तो आप और मैं और बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानी पूरा महीना मेहनत करें और फिर टैक्स हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाएं, और हुकूमत वो उठा के जो है वो खसारे में डबो देती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये खसारा खत्म कर दे हुकूमत। इस वक्त आप सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर सबसे वजनदार बोझ जो है, सबसे ज्यादा वजन जो बोझ है वो हुकूमत खुद है। यानी कि इस मुल्क का सबसे बड़ा बोझ जो है वो हुकूमत खुद बनी हुई है। तो हुकूमत अपने अंदर बड़ा अच्छा कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उसको बड़ा अच्छा कहा आपने। अच्छा देखिए, मैं हेलो डॉक्टर साहब, जी आपने बहुत ही अच्छा कहा। अब आपको मैं पूछना ये चाहता हूं, पीआईए और ये स्टील मिल, दिस इज अ मिलस्टोन राउंड आवर नेक्स। इसके ऊपर 32 महीने में कोई नए बोर्ड्स नहीं बन सके। इन बोर्ड्स को पावर दे और टेल देम टू गेट अ मूव ऑन, खत्म करो, बेचो इसको। किसके लिए प्रिजर्व करके रखा है? हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इस मुल्क में इंडस्ट्रियल 20 इंडस्ट्रियल जोन है जो बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है उधर। सीपैक का, चाइनीज का वो तो इंटरेस्ट ही कम हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं,
ये क्या हो रहा है भाई? इंडस्ट्रियल जोन 0 लोग, कोई कैपिटल नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपको इकोनॉमी हैंडल करने का ठीक नहीं। मगर आपने जो कहा, आई कम बैक टू दिस, पीआईए और स्टील मिल, इनको गारत क्यों नहीं करते हैं हम भाई? ऐसे इदारे जो सफेद हाथी बन गए, इनका कोई इलाज नहीं है क्या? क्यों नहीं करते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? अच्छा डॉक्टर साहब, हिलाली साहब, मैं आप दोनों से मुखातिब होना चाहता हूं कि हिलाली साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि 32 महीने में बोर्ड नहीं बने, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो खास तौर पे चाहूंगा कि अभी जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, काउंसिल, इसमें जो 13 प्राइवेट मेंबर हैं, मुझे आप ये बताएं कि वो जो जितने भी लोग हैं, आपकी तकरीबन 50% से ज़्यादा जो काम है वो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़, उसके बाद एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उसके बाद एग्रीकल्चर है। मुझे ये बताएं कि इन प्राइवेट मेंबर्स में कोई आपको उसमें से नज़र आया जो एसएमई का बंदा हो? कोई ऐसा जो बेचारा ज़राअत से वाबस्ता हो? आप कहते हैं ज़राई मुल्क है, उसके लिए जो बेसिक हम हमेशा ये रोना रोते हैं कि ज़राअत को अगर तरक्की दे दें तो आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे, आपको गंदम और ना की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जब ऐसे बोर्ड्स बनते हैं तो उसमें क्यों, कौन ये फैसले करता है? क्यों जो लोग जिनको शामिल करना चाहिए उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाता? देखिए इमरान साहब, हल पीटीआई के पास मौजूद है। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी से, काउंसिल से आप कोई हल ढूंढने नहीं जा रहे हैं। वो एक अंग्रेजी की बड़ी मशहूर जुमला है और वो कहता है कि कमेटी इज अ ग्रुप दैट इंडिविजुअली कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दे कलेक्टिवली डिसाइड दैट नथिंग कैन बी डन। यानी कि आती है कि आपको इंडिविजुअल मेंबर ये कहेंगे जी कि हम तो कुछ करने के काबिल नहीं है, हमारे पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, और पूरी जो कलेक्टिव कमेटी है वो कहती है जी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। आसान देखिए, 2013 में एक कानून पास किया गया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। वो बना था जरदारी साहब के आखिरी वक्त में, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाया गया था, और वो कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013। उसमें पूरा लिखा गया है कि आपने पीआईए को किस तरह चलाना है, आपने पाकिस्तान स्टील को किस तरह चलाना है। जो आपने बोर्ड का जिक्र किया, बोर्ड कैसे बनेगा, उसमें कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, और ये उठा के लाया गया था कायदो कवानीन, जो सिंगापुर की एक रियासती इदारा है टमैसिक के नाम से, जो वहां के रियासती इदारों को चलाती है, और वो सालाना 21 बिलियन डॉलर का मुनाफा इकट्ठा करके हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाती है। आप सोचिए, वो 21 बिलियन डॉलर का मुनाफा जमा करवा रहे हैं और हमारे इदारे जो है वो 1800 अरब का नुकसान जो है वो हुकूमत से निकाल के ले जाते हैं। तो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो उस तिजोरी को भरने पे लगा देते हैं पूरा साल, और हुकूमत उसमें से निकाल के खसारों के अंदर सारा पैसा खर्च कर देती है। कायदो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। आज अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 को इम्प्लीमेंट कर दें, कोई भी हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो 50% हमारे पब्लिक सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ, मैंने खुद उसके ऊपर बहुत काम किया है, वो बड़ा खूबसूरत पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, लेकिन ना पीएमएल ने उसके ऊपर अमल दरामद किया, ना पीटीआई उसके ऊपर अमल दरामद, यानी सब कुछ मौजूद है, मसला सिर्फ अमल दरामद का है। और डॉक्टर साहब, हिलाली साहब का भी क्वेश्चन, उसको भी प्लीज आंसर कीजिएगा कि स्पेशली वो इन इदारों के बारे में भी पूछ रहे हैं कि क्या इनका हल फिर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही आपको दिखाई देता है या कोई और भी है, और जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उनका क्यों नहीं कोई हमें रिजल्ट नजर आता ऑन ग्राउंड? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के मॉडल जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप के बड़े अच्छे मॉडल्स हैं जो सामने आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 5,50,000 पाकिस्तानी जो हैं वो इन इदारों में काम कर रहे हैं। कई लोग 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। उनको एकदम निकाला नहीं जा सकता। ये गरीब मुल्क है, उनकी रोजी लगी है, उनके ऊपर 7-7, 8-8 लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। उनको आप निकालेंगे, वो सड़कों पे आएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप 1800 अरब का नुकसान कर रहे हैं, मैंने एक दफ़ा एक तजवीज़ पेश की थी हुकूमत को कि 5,50,000 आदमियों की हम फिक्स तनख्वाह कर दें, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया महीने का। उनको कहें भैया आपको दफ्तर नहीं आना, आपको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, और हम 5-6 साल ये उनको गारंटी कर दें उनकी तनख्वाह, तो वो तकरीबन 180 अरब रुपया सालाना बनता है। और यहाँ पे बच्चे नुकसान कर रहे हैं 1800 अरब का।
तो बेतहाशा प्रॉफिट जो है वो नुकसान जो है वो बचाया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन का तरीकाकार ये है कि उनकी आप गारंटी कर दें और उसके बाद आप इनको प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये कोशिश होती है कि हम उनको फौरन निकाल दें, फिर वो सड़कों पे निकल आते हैं और फिर जलसा जुलूस शुरू हो जाता है और फिर हुकूमत जो है वो बैक आउट कर लेती है। सही। अच्छा, बात एक टीम बनानी है आपने। अच्छा हिलाली टीम नहीं बन अच्छा हिलाली साहब, मैं डॉक्टर साहब की तवज्जो इस पे भी दिलाना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं और आप एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे तो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे आज तक याद है, कि हुकूमत पे हम हमेशा कहते हैं हुकूमत से कि वो कंट्रोल करे, कीमतों को कंट्रोल करे, महंगाई में कमी करे। लेकिन मैं आपकी मिसाल ही याद दिलाऊंगा, आपने कहा जनाब गंदम पे हुकूमत का कंट्रोल है, गंदम महंगी हो जाती है, चीनी पे हुकूमत का कंट्रोल है, चीनी महंगी हो जाती है। लेकिन चावल की एक ऐसी फसल है जिस पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वो किसान खुद ही उगाता है, खुद ही खिलाता है, खुद ही बेचता है, तो उसकी हम कितने 100 अरब की जो है ना उसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि अगर हम फ्री मार्केट कर दें सब चीजें तो ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकती इससे? आपने बिल्कुल पते की बात की और बहुत जबरदस्त बात की। आप सोचिए कि कोई सेक्टर पाकिस्तान का निकाल लें जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत हो, उस सेक्टर का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप देख लीजिए कि सीमेंट में अगर आपके पास स्टील मिल हुकूमत के पास जाती है वो नुकसान करती है, पीआईए अगर एयरलाइन कंपनी हुकूमत के पास जाती है नुकसान करती है, गंदम में हुकूमत खुद उसकी सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, वो खुद से सारी आटे की मिलों को कोटा देती है और गंदम का हाल उसने बेड़ा गर्क कर दिया। गन्ने की सपोर्ट प्राइस हुकूमत खुद फिक्स करती है। इन अगर हुकूमत निकल जाए इन सब से, देखिए नुस्खे जो हैं वो इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चीनी के हवाले से देख लें कि चीनी 55 रुपए किलो बिक रही थी आज से कोई 1.5 साल पहले। 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मिलके तकरीबन 200-250 अरब रुपया खर्चते थे और अपनी पूरी चीनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते थे। अब वो पहुंच गई है 100 रुपया। वो बात कहाँ से कहाँ, सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे तो यही अंदाजा हुआ है कि हल भी मौजूद हैं और शायद वो इतना अमल दरामद भी उन पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन विल होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन ये बड़े मजा आते हैं कि शायद हम जिसको कहते हैं ना बीमार हुए जिसके सबब उसी से हम दवा चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत ही इन चीज़ों को मिसमैनेज करके हमारे लिए क्राइसिस बना रही है तो फिर हम क्या किसकी तरफ देखें, हल कौन करेगा। एनीवेज, आज का ये सेगमेंट यहीं पे समेटते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक और अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी पंजाब सूबा तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन इस हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के बजाय एक सेक्रेटेरिएट ज़रूर वहाँ पे बना दिया था। उसके नोटिफिकेशन का क़याम भी अमल में आया, लेकिन उसके बाद अचानक से ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और बाद में ये कहा गया कि वो गलती से वापस ले लिया गया था, अब दोबारा उसको बहाल किया जा रहा है। तो बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है। मैं इमरान साहब से जाऊँ। इमरान साहब, ये सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन गलती था, उसका वापस लेना गलती था, या उसका बहाल कर देना गलती था? असल गलती क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जनूबी पंजाब जो है ना, वो तमाम सियासी जमातों ने ना उसको अपने लिए एक तुरप का पत्ता समझ लें। वो कहते हैं ना डांसिंग फ्लोर जिस तरह से होता है उसी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। जो भी आता है उसको इस्तेमाल करता है और फिर उस वहाँ के जो असम्बली के मेंबर हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर जनूबी पंजाब के लोगों से सिर्फ वोट लेने के लिए उन्हें हकूक़ का वो एक सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है कि ये आपको ये हकूक़ देंगे। जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रही हैं, आप ये देखें हिलाली साहब, आप खुद ब्यूरोक्रेट इतने सीनियर रही हैं, 3 दिन में 4 नोटिफिकेशन हुए हैं जनूबी पंजाब के वाले से। एक दिन पहले दिन क्या नोटिफिकेशन होता है कि जनाब अफसरों से इख्तियार ख़त्म और महकमे ख़त्म, इख्तियारात वापस। महकमे हिलाली साहब कौन से ख़त्म? खजाना का महकमा ख़त्म, PND ख़त्म, दाखिला ख़त्म, कानून ख़त्म, प्रोसिक्यूशन ख़त्म। अब वहाँ सेक्रेटरी नहीं होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, ये सारी चीज़ें। उसमें लोगों ने बड़ा शोर मचाया, वज़ीर आज़म साहब तक बात गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे वज़ीर आला को कहा कि जनाब ये क्या है, उनकी मुदाखलत हुई तो कहा ओहो हो माफ़ कर दो गलती हो गई थी। अगले दिन नोटिफिकेशन हो गया कि नहीं वो तो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल है। और मज़ेदारी की बात है, बगैर काबीना की मंजूरी के
इस तरह के मामलों में पहले काबीना की मंजूरी होती है, लेकिन यहाँ तो वो ताजे हवालदार वाला काम है। इतना इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन था वो भी गलत हो गया था, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुताल्लिक था, तो फिर और क्या मजे। हिलाली साहब, ये क्या आपके ख्याल से कोई ब्यूरोक्रेसी की जानिब से गलती है या ये फिर फैसला साजी में गलती है, आपको क्या लगता है? नहीं जी, आपने ये एक्चुअली ये एक फेल्ड स्टेट है। ये जो हमारा स्टेट है ये फेल हो गया है, इसलिए कि इस किस्म के लोग को इलेक्ट करते हैं और इस किस्म के फैसले होते हैं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट ने एजुकेशन को भी तबाह कर दिया है। और जब एजुकेशन तबाह हो गया, वो तो भुट्टो साहब की तोहफा था मुल्क को, जब वो भी ख़त्म हो गया है तो ये हालत हो गई है इस वक्त कि हमारी क्या पोजीशन है। अब आपसे एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अगर पंजाब एक मुल्क होता तो सब 12वां सबसे बड़ा मुल्क होता दुनिया में। जस्ट लुक एट दैट, 12वां सबसे बड़ा। और अभी भी अगर इसको साउथ पंजाब को करें तो फिर भी सबसे बड़ा सिंध से भी बड़ा होगा। 60 मिलियन अगर इसको आधा भी कर दें तो 60 मिलियन लोग होंगे। ये पागल हैं इन लोग जी। इनका दिमाग उड़ा हुआ है, इनको पता नहीं है कि रूल कैसे करते, मैनेज और एडमिनिस्टर कैसे करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, और आप कर भी नहीं सकते इसलिए कि यू कांट क्रिएट अ प्रोविंस, आपके पास अक्सरियत नहीं है। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम भी ऐसा बोगस है कि वैसे ही ये नाअहल लोग हैं, बेकार लोग हैं। हर पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होके आता है वो क्या है, आप देख लिया है हमने 30 साल से। मगर उसके अलावा अब सिस्टम भी इतना बुरा है कि ये फिर एक डबल वैमी हो जाता है। बैड सिस्टम, बैड मैनेजर्स, डिसऑनेस्ट पीपल, ये कैसे चलेगा मुझे आप बताएं। इसलिए हमारी ये हालत हो रहा है। I'm sorry, तो फिर अब ये सेक्रेटेरिएट पे इत्तेफाक करेंगे या फिर ये सूबा बनेगा? नहीं बनेगा। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं, लास्ट कमेंट, मेरा आखिरी कमेंट इस सब्जेक्ट पे ये होगा कि बेहतर होगा कि ये अनाउंस करें कि हालांकि हमारे पास पावर नहीं है, हम एक साउथ प्रोविंस क्रिएट कर रहे हैं इमेजिनेशन में, मगर अब मुल्तान जाएं, जो लोग मुल्तान में रहते हैं उधर मुल्तान में हम एक सेक्रेटेरिएट सेटअप कर रहे हैं, उधर एक एडिशनल जो भी है उधर आपका काम होगा। आपको लाहौर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लंबा सफर नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं करना पड़ेगा तो सेक्रेटेरिएट के काम का मकसद जो भी था। हिलाली साहब, नून लीग ने तो क्रिएटेड, हिलाली साहब, नून लीग ने पंजाब असेंबली में एक करारदाद पास की थी, ये उसी करारदाद को बुनियाद बना के क्यों नहीं करते? बिल्कुल, उनको भी एक्सपोज करें कि जनाब आपने तो करारदाद पेश की थी। अभी इन्होंने किया क्या? सिर्फ एक काम किया है, सीएम ने 13 और वजीर कानून ने 31 इजलास किए हैं, लेकिन टाइम ठेंगा दिखाया। और पीएमएलएन और पीटीआई ही मिल जाएं तो फिर भी ये काम हो सकता है, इतनी अक्सरियत बन जाएगी। चलिए जनाब, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट रहता है या कोई अमली काम भी इस पर होगा? आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।